पेरिस अग्रीमेंट क्या है? एनडीसीज क्या होते हैं? ईटीएफ क्या होता है? पेरिस अग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कैसे काम करता है? और क्या इस अग्रीमेंट के बेसिस पे दुनिया ने अभी तक कोई तरक्की की है या नहीं? आज मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगी इसी वीडियो में। और इसी वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगी ताकि सभी की समझ में आसानी से आ जाए। So today I'll answer all questions about the Paris Agreement, the NDCs, the ETF, and why is all of it important for us. So stay tuned. First things first. What is the Paris Agreement? Paris Agreement क्या है? The Paris Agreement is an international treaty signed by 196 countries of the world to limit global warming. मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 196 देशों ने साइन किया था। और ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम जो ग्लोबल टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर ना जाए किसी भी हालत में, और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर लिमिट रहे। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जो टेम्परेचर का लेवल था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो भयानक तूफान, हरिकेन्स, ड्रॉट्स, नदियों में बाढ़ और अब्रप्ट क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सब कुछ आने की संभावना है जिससे एग्रीकल्चर और बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्रभावित होंगी। इसलिए क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना बहुत जरूरी था। इसलिए पूरी दुनिया से 196 देश साथ आए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर कर सके। This treaty was signed in Paris on 12th of December 2015 and came into force on 4th of November 2016। 2015 के 12 दिसंबर को ये ट्रीटी साइन हुई और ये ट्रीटी लागू हुई 2016 के 4 नवंबर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर एनडीसीज? एनडीसीज क्या होते हैं? एनडीसीज स्टैंड फॉर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हर देश पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने देश में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या कर रहा है, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए क्या कर रहा है, उसका एमिशन कार्बन एमिशन को, उसका कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशंस को कम करने में क्या है, वही होता है नेशनली डिटर्मिन्ड contributions. So NDC stands for nationally determined contributions, and it is the effort that every signatory country of the Paris Agreement is making in their own country to reduce carbon emissions. Simple. Let's move on to the next question. What is LTLEDS? LTLEDs क्या है? लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। नाम से ही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म मतलब फ्यूचर में आप ऐसी कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिससे कि कार्बन एमिशंस आपका लो ही रहेगा। सो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये एक पेरिस एग्रीमेंट का एक क्लॉज है जो हर देश पर बाइंडिंग नहीं है। आप चाहे तो इसको अपना सकते हैं, चाहे तो आप इसको नहीं भी अपना सकते हैं। और एनडीसीज और LTLEDs में यही फर्क है कि एनडीसीज बाइंडिंग है कि हर देश को वो करना ही करना है, हर देश को कुछ ना कुछ करना है अपने देश में कार्बन एमिशंस को लो करने के लिए और उसको रिपोर्ट भी करना है। पर LTLEDs लॉन्ग टर्म एमिशन लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो LTLEDs है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भले ही LTLEDs बाइंडिंग नहीं है, पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म रणनीति बनाते हैं कि हमारा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, तो आज से ही आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। आज आप अपने एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं और फ्यूचर में आप कैसे अपने एमिशंस को कंटिन्यूसली रिड्यूस करेंगे, कैसे अपने देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पर लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाया है। ना ही फ्यूचर में बट आपके जो करंटली गोल्स हैं नेशनल डेवलपमेंट, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ, उसको भी सही से अलाइन करने में आपको मदद मिलती है कि आप अभी से उसको फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। और इससे अगर हर देश ये अपनाता है तो इससे ये भी तय हो जाएगा कि दुनिया ना सिर्फ अभी बल्कि अगले 100 या 200 सालों तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पर चलेगी। और आज तो एमिशंस को हम लो कर ही रहे हैं, फ्यूचर में भी हम एमिशंस को लो करते रहेंगे। तो ये बहुत उपयोगी ये एक क्लॉज है पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि फिलहाल बाइंडिंग नहीं है कंट्रीज के ऊपर, बट फ्यूचर में नोबडी नोज कि शायद वो बाइंडिंग कर दें, पर अभी वो बाइंडिंग नहीं है।
So LTLEDS is long-term low-emission development strategy that puts your country on the path of sustainable development. It is one of the clauses in the Paris Agreement, which is suggestive but not mandatory. And the major difference between LTLEDS and NDCs is that NDC is mandatory, nationally determined contribution is mandatory, whereas LTLEDS is not mandatory. But it certainly helps you put on the path of sustainable development, not just your country, but if all the countries come together with their LTLEDs, it helps put the entire world and planet Earth on the path of sustainable development for centuries to come. How are countries helping each other via the agreement? Well, the countries are helping each other via technical, financial, and capacity building support. Especially the developed countries share the responsibility to help the developing countries with technical support, capacity building, and financial support. A green climate fund has been established, and via the provisions of that agreement, it aims to raise $100 billion to help combat climate change and to provide assistance to developing countries in fighting climate change. So far, the Green Climate Fund has a portfolio of 13.5 billion and over 51.9 billion with co-financing. तो ग्रीन क्लाइमेट फंड अभी तक 100 बिलियन तो नहीं इकट्ठा कर पाया है, पर 13.1 बिलियन का पोर्टफोलियो हो चुका है और 51.9 बिलियन को फाइनेंसिंग में ये इकट्ठा हो चुका है. इसके अलावा और 30 से अधिक देशों ने प्लेज किया है कि हम इसमें और पैसे डालेंगे जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद हो सके. तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस पेरिस एग्रीमेंट को के टर्म्स एंड कंडीशंस को अचीव करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हो रहे हैं. अगला सवाल, हाउ इज द प्रोग्रेस बीइंग ट्रैक्ड? कि पेरिस एग्रीमेंट के सापेक्ष में जितने भी देश जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हम सही से ट्रैक भी कर पा रहे हैं कि नहीं, और ट्रैक कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? The progress is being tracked by an enhanced transparency framework. I repeat, enhanced transparency framework, or ETF, that is enhanced transparency framework, and this framework starts 2024, where each country has to report what progress it has made so far in terms of the Paris Agreement and what steps it has taken, how far it has had success in achieving those steps and targets, and has it received a help from another country or given some help to another country who is a co-party to the Paris Agreement. तो enhanced transparency framework या ETF के तहत प्रोग्रेस ट्रैक किया जाता है कि किस देश ने पेरिस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को निभाने में और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कितनी तरक्की की है. तो इसके तहत हर देश को रिपोर्ट करना है कि हमने पेरिस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने देश में कौन कौन सी नई पॉलिसीज, नई रणनीतियां अपनाई, उन नई पॉलिसीज में हमें कहां तक उन्नति मिली, कहां तक हमें सफलता मिली और कहां कहीं पे हर्डल्स हैं वो ही बताना है. और साथ में अगर किसी और देश से हमने फाइनेंशियल, टेक्निकल या क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई सपोर्ट लिया है तो वो भी रिपोर्ट करना है, या हमने कोई फाइनेंशियल, टेक्निकल या कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट दिया है किसी दूसरे देश को तो वो भी रिपोर्ट करना. तो बेसिकली हर कुछ जो आप पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ अपने देश के अंदर कर रहे हैं वो आपको एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के तहत रिपोर्ट करना है. तो इससे प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है कि हर देश कितनी उन्नति कर रहा है, कहाँ किस देश को समस्या आ रही है, कहाँ किसको मदद चाहिए, और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कितनी उन्नति कर रही है क्लाइमेट चेंज से लड़ने में पेरिस एग्रीमेंट के तहत. अगला सवाल, व्हाट इज GST और ग्लोबल स्टॉक टेक? तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ये जो पूरी जानकारी हमें एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के तहत मिलती है, इसको हम GST, ग्लोबल स्टॉक टेक में फीड कर देते हैं इस डेटा को. तो वही होता है ग्लोबल स्टॉक टेक. And this is a 5-year assessment of how far the world has come towards tackling climate change. So global stock take is a database where the data from the enhanced transparency framework, ETF, is fed, and then an assessment is made every 5 years to see how far we as world nations or the entire world has come towards fighting climate change and what more needs to be done. अगला सवाल, what has been achieved so far? अभी तक हमने क्या प्रगति की है? तो हमने certainly एक प्रगति की है कि
सभी 196 देशों की आंखें खुली कि क्लाइमेट चेंज एक जेन्युइन इशू है और ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये कोई सिर्फ हल्ला नहीं है जो इन्वायरमेंटलिस्ट मचा रहे हैं. द क्लाइमेट चेंज इज अ जेन्युइन इशू एंड इट नीड्स immediate attention. That's the first message that the Paris Agreement has given. More and more companies, corporate houses, communities, and countries and states are investing in green and eco-friendly technologies, zero emission technologies, solar powered vehicles, and hydrogen fuel and other eco-friendly energy sources, to name a few. And why solar powered vehicles and hydrogen powered vehicles become important? Because transportation accounts for 1/4 of the total CO2 emissions. So when we pay attention to this sector, and when we revolutionize this sector with electric vehicles, solar power vehicles, and hydrogen fuel, then the emissions from transportation sector, that is 1/4 of the emissions, is automatically reduced, and this lowers the carbon emissions in every country and together in the world. तो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर्ड व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल वाले व्हीकल्स, इन सब की ओर कंपनीज ने टारगेट किया है. बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग देशों ने, सबने मिलके एफर्ट्स लगाने शुरू किए हैं कि हमें अब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ना है, सोलर पावर को हार्नेस करना है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या, पहले सड़क पे एक आध इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से 10 साल पहले के दिख जाती थी. मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, यहाँ पर ऐसा लगता है कि 10% व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिक मुझे दिख जाते हैं, या हाइब्रिड व्हीकल्स. तो पहले ये चीज नहीं था, ये पेरिस अग्रीमेंट के बाद ये डेवलपमेंट हुआ है, जब देश और राज्य इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके. और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर व्हीकल्स या हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से 1/4 कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है पूरे वर्ल्ड का. तो अगर इस इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर को, जो कि हर इंसान को प्रभावित करता है, को हम काउंटर कर लेंगे, इसको हम अगर जीरो इमिशन बना लेंगे, इसको अगर हम इको फ्रेंडली बना लेंगे, तो 1/4 जो CO2 इमिट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो वैसे ही कम हो जाएगा. इसलिए इस सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट देखे गए हैं हर देश के द्वारा, न सिर्फ एक देश बल्कि हर देश के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्लीन एनर्जी में, सोलर पावर में और हाइड्रोजन फ्यूल्स में. अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर, जो कि इक्वेटर के पास है और काफी सनी डेज, काफी सोलर एनर्जी भारत को फ्री में उपलब्ध है सूर्य देव की कृपा से. तो उस फ्री सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए भारत ने बहुत ही अग्रेसिव प्लान बनाया है कि अगले कुछ सालों में वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और 2047 तक वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और क्लीन एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी हार्नेस कर रहे होंगे. और इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ चुकी है अभी तक. इसके अलावा भारत सरकार विंड एनर्जी में भी बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये फ्री में उपलब्ध है भारत को, सिर्फ उसकी लोकेशन और उसके साइज की वजह से. तो ये डेवलपमेंट भारत की तरफ से, इसके बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी देर में. और इसके अलावा जो यूएस है, क्योंकि कोई भी बड़ा अग्रीमेंट होता है तो हम यूएस की तरफ देखते हैं, तो वहां भी कई सारे राज्य हैं जहां के सोलर पैनल्स आपके घर पर राज्य सरकार फ्री में इंस्टॉल करा देगी. आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप बस एक फॉर्म भरिए, सरकार आपके यहाँ आके सोलर पैनल्स को फ्री में आपके छत पे इंस्टॉल करा देगी. इसमें सरकार का भी फायदा है. क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर सोलर पैनल सरकार फ्री में आपके छत पे इंस्टॉल करा देती है तो एक बार का खर्चा है, लेकिन उतनी बिजली वो सोलर पैनल आपके घर के लिए जनरेट करेगा और पूरे महीने आपको बिजली फ्री. और जितना सोलर पैनल आपके घर पे लगाया हुआ है, उससे ना सिर्फ आपके घर की बिजली की आपूर्ति होगी, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली बनेगी जो उस ग्रिड में फीड करेगी जो सरकार का है. तो सरकार को आपसे बिजली फ्री में मिल रही है, आपके घर की बिजली की आपूर्ति तो हो ही रही है, सरकार को भी आपसे फ्री में बिजली मिला करेगी. इसलिए कैलिफोर्निया में और दूसरे कुछ राज्यों में ये फ्री में बिजली लेने के लिए सरकार ने ऐसा प्रावधान किया कि हम फ्री में आपके घर पर सोलर पैनल्स लगा देंगे. तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. इससे जो थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा जो बिजली बनती थी घरों को रोशन करने के लिए, वो खपत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो ये एक स्टेप है. और भारत और अमेरिका ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस एंड द पेरिस अग्रीमेंट. तो जब पेरिस अग्रीमेंट आया था तो अब अप्रैल 2016 में अमेरिका ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूएस अग्रीमेंट को, पेरिस अग्रीमेंट को साइन कर लिया. पर बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया और उन्होंने कहा कि यूएस पे अननेसेसरली बर्डन डाला जा रहा है, फाइनेंशियल बर्डन क्लाइमेट चेंज का,
हमने इतना पोल्यूशन नहीं किया जितना हमारे ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, तो हम इस ट्रीटी से बाहर होते हैं। और फॉर्मली 4 नवंबर 2020 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ट्रीटी से बाहर हो गए। पर बाद में बाइडेन की सरकार आई और उन्होंने 19 फरवरी 2021 में पेरिस अग्रीमेंट को दोबारा से रेटिफाई कर लिया। पेरिस अग्रीमेंट के दोबारा से सिग्नेटरी पार्टीज हो गए। तो ये उथल पुथल रही यूएस में पेरिस अग्रीमेंट को लेके, पर फिलहाल यूएस और सारी कंट्रीज पेरिस अग्रीमेंट के सिग्नेटरीज हैं और वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स अपने अपने देशों में ले रही हैं कि पेरिस अग्रीमेंट से हम ना सिर्फ साइन हमने किया है, बल्कि हम उसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करें। द यूएस साइंड द पेरिस अग्रीमेंट in April 2016 under the Obama government. But later, the Trump administration stated that US is being overburdened unnecessarily because of the Paris Agreement financially. So we do not want to be part of this agreement, and they formally exited out of the agreement on November 4, 2020. Later, the Biden administration re-entered the treaty and ratified the treaty on February 19th, 2021. So this was important because sometimes questions in civil services, SSC, and even environmental sciences exams are asked about US signing, then exiting, and then re-signing the Paris Agreement. Now comes the most important part. India and the Paris Agreement. Yes, we are the signatories of the Paris Agreement, and we have made huge success in this regard. अब भारत और पेरिस अग्रीमेंट, भारत पेरिस अग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। शुरुआत से ही, जब से पेरिस अग्रीमेंट आया, हमने उसको साइन किया था और हमने इस विषय में काफी तरक्की की है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी अभी। इंडिया एंड द पेरिस अग्रीमेंट. India ratified the Paris Agreement in 2016. In case you're wondering what ratified means to make official. Climate change appeared in the election manifestos of major national parties of India in the year 2019 for the first time. According to Prime Minister Narendra Modi, at the Climate Summit 2020, India is not only on track to achieve its Paris Agreement targets, but to supersede them, but to exceed them far beyond. The country has reduced its emission intensity by 21% over 2005 levels. But here you must stop and analyze that this statement was made in the year 2020, that was the year of COVID. And that time, most of the industries in India and worldwide were not performing per their full capacity. So because industrial sector and financial and the transportation sector had kind of come to a standstill, had kind of come to a halt. So pollution levels in the year 2020 were anyways well below the 2005 levels. So this claim, although correct, might not hold true in the year 2022 or 2023. Modi said India's solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. This means the Indian government is heavily invested in solar technologies. Next, we'll move on to the next slide. Prime Minister Narendra Modi introduced the Green Credit Initiative, CGI, in October 2003. Now, this is very important, and I'll make a separate video on Green Credit Initiative. But let's discuss it in short. The CGI aims to create tradable credits for activities that increase forest cover, improve air and water quality, and promote biodiversity. Now, what are tradable credits? For example, I do afforestation on a piece of land. So I reduce the carbon footprint on that piece of land by planting more trees, or I make a technology, or invest in a technology that improves air and water quality, preserves biodiversity, preserves mangrove forests. So I can claim incentives or credits from the government, and not only from the government, but I can trade those credits with another industry. Point number 8. In the year 2024 election manifesto, both India's ruling party, that is the BJP, and the opposition party, that is the Congress, have included several pledges to reduce carbon emissions in their manifesto. And this shows the seriousness of India and Indian polity towards reduction of greenhouse gases and towards fighting global warming via the terms of the Paris Agreement. Narendra Modi is striving to achieve energy independence by 2047. Why this 2047 year is important? India got its independence in the year 1947, and 2047 will mark the 100th year of India's independence from the British rule.
and Prime Minister Narendra Modi aims to achieve energy independence by the year 2047. Not only that, he aims to meet the 500 gigawatt target for renewable energy by 2030 and establish India as a global manufacturing hub for wind, solar and green hydrogen technologies. आज के लिए इतना ही। ऐसे कई इन्वायरमेंटल अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के टॉपिक मैं आपके लिए और आगे के वीडियोस में, आगे के हफ्तों में लाती रहूंगी। तो अगर आप जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भारत में, तो मेरे ये वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया या आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं कि मैम आपने ये ठीक नहीं बताया, शायद हमें ऐसा लगता है कि कुछ और सच है, हर हाल में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं सभी कमेंट्स का पूरा पूरा स्वागत करती हूँ। और आज के लिए अब इजाजत। जय हिंद, जय भारत।